अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। उसकी कुछ चीज़ें हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसको हम पब्लिक करेंगे। उसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ इमरान खान साहब का एक ताज़ा बयान आज इस्लामाबाद में कहीं बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। कैसे करेगा? नेक्स्ट 3 मंथ में एशिया में सबसे तेज़ तरीन तरक्की जो है वो पाकिस्तान करेगा। मेरे लिए भी बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कैसे करेगा ये इमरान खान साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि अगर 4 सालों में नहीं की तो अगले 3 महीनों में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान दौड़ेगा और बाकी सारे कंट्रीज़ को पीछे छोड़ जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए आज दावत दी है और मुझे जॉइन कर रही है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी साहिबा ने मुझे जॉइन किया है। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। यकीनन आप आरज़ू को जानते हैं। शी इज़ वेल नाउन जर्नलिस्ट एज़ वेल एज़ उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। उसके ऊपर भी आप देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी नज़र आती हैं, लिखती भी है न्यूज़पेपर्स के लिए। वंस अगेन हम उन्हें शुक्रिया कहेंगे और स्टार्ट लेंगे डायरेक्टली। एक तो नेशनल सिक्योरिटी पे बात करेंगे, वो तो करनी ही है। और मोहित यूसुफ साहब ने क्या कहा इसके हवाले से कि हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, कहाँ से इन्फ्लुएंस होती है, उसके ऊपर भी हम यकीनन बात करेंगे। लेकिन डायरेक्ट जाऊँगा इमरान खान साहब का ताज़ा बयान कि अगले 3 महीनों में पाकिस्तान एशिया में सबसे तेज़ तरक्की करेगा और जो महँगाई वग़ैरह ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी। इससे क्या होगा? मतलब कोई तेल के कुएँ दरियाफ़्त होंगे, या कोई मतलब आसमान से कुछ चीज़ें गिरेंगी, या कोई हमारे ऊपर मतलब कोई मुल्क ऐसा मेहरबान होने वाला है कि वो कहेंगे यार आपके सारे कर्ज़े-वर्ज़े हम ख़त्म कर देंगे और आप मतलब अय्याशी करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। आरज़ू से पूछते हैं, आरज़ू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टेटमेंट उनका शाम के 7 बजे के बाद आया है। पहले तो ऐसा होता था कि शाम के 7 बजे के बाद इमरान खान साहब अलग स्टेटमेंट देते थे और सुबह के 7 बजे कुछ और स्टेटमेंट होता था, जो कि अक्सर हमारे हिंदुस्तानी दोस्त भी कहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि सुबह से लेके रात तक खान साहब एक ही तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जहाँ तक आपने कहा हम ऐसा क्या करेंगे कि सारी दुनिया पीछे रह जाएगी और हम दौड़ते हुए आगे निकल जाएँगे, तो बिल्कुल जिस तरह से हम काम नहीं कर रहे हैं, ना ट्रेड के ऊपर, ना इकोनॉमी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया जिससे हमने पैसे पकड़ रखे हैं, वो हमसे अपने पैसे वापस माँगेंगे और पैसे ना देने की सूरत में हम आगे-आगे भाग रहे होंगे और दुनिया हमारे पीछे-पीछे भाग रही होगी। तो ऐसा कुछ सीन शायद खान साहब कहना चाह रहे हैं, वरना जो वो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने अभी मरी का इंसिडेंट है, जिसमें कि सारी दुनिया में मशीनरी इस्तेमाल की जाती है इस तरह की, अगर स्नोफॉल हो जाए उसे हटाने के लिए, और हमारे यहाँ बेलचे चल रहे थे। अब तो ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मरी जाते हुए जो है वो बेलचे खरीदना भी जो है वो एक कंपल्सरी हो जाएगा और लोगों को वो लेकर ही जाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि काम किए बगैर ये हमारे यहाँ वो जिसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, ये ख्याली पुलाव इमरान खान साहब पिछले 4 साल से पका रहे हैं। और जैसे वो शहबाज गिल जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, एक तरह का बड़ा उनके एडवाइसेस वगैरह भी देते हैं उनके इमरान खान साहब को, उनकी जो दादी अम्मा है वो आलू पालक की सब्जी पकती छोड़ आई थी, बकौल उनके 1947 में चूल्हे पे ही छोड़कर आ गई थी जैसे ही सुना पाकिस्तान बना है। तो इसी तरह से खान साहब का ये ख्याली पुलाव है, जिसमें उनका ख्याल है कि जो काम उन्होंने 4 साल नहीं किया, वो अचानक से इस आखिरी साल में वो कर लेंगे और उसके बाद एकदम से मुल्क तरक्की कर जाएगा, सब लोग अपने कर्जे भी माफ कर देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर पूरी दुनिया एक ही टाइम पे बावली हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया एक टाइम पे बावली होती हुई हमें तो नजर नहीं आ रही। हो सकता है खान साहब को किसी ने इत्तला दे दी हो कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मतलब इमरान खान साहब को ऐसी क्या जिसे कहते हैं हो सकता है कोई ख्वाब-श्वाब भी आ सकता है। आप 7 बजे के बाद की बात कर रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन ख्वाब भी तो देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो फर्स्ट लेडी हैं,
उन्होंने कोई ऐसा कुछ कहा हो उनको, क्योंकि बड़ा यकीन करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। हो सकता है कि वो उन्होंने कहा हो कि यार बगैर काम के भी तो मुल्क अगर आपके होते हुए पौने 4 साल हो गए, पाकिस्तान अभी तक है कायम दायम में और चल रहा है, तो हो सकता है ऐसी कोई मतलब उन्होंने कहानी सुनाई हो। खैर एनीवे क्या हो सकता है, मतलब इमरान खान साहब है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज़ कि इस वक़्त एक तो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, कहा जा रहा था कि पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हालाँकि ऐसा नहीं, इससे पहले भी हुआ। मोहित यूसुफ साहब का एक बयान आया कि हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमेरिका बड़ा इन्फ्लुएंस मतलब करता है और उसके बगैर हम नहीं चल सकते, हम कदम नहीं उठा सकते। तो क्या पहली दफ़ा ये सच्चाई भी, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी कहा जा रहा है, हालाँकि है नहीं, तो क्या पहली दफ़ा ये सच्चाई मतलब इनको ये पता चला है कि यार ये अमेरिका के बगैर हम लोग नहीं मतलब भाग-दौड़ कर सकते, तो हमारी नेशनल पॉलिसी क्या चलेंगी? इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो ये भी बड़ी मशहूरी हो रही थी कि यार एब्सोल्यूटली नॉट, खान साहब ने कह दिया भाई मज़ाक नहीं है, पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसने ऐसा कुछ कहा है। वाक़ई पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान का ऐसा बेड़ागर किया जो किसी और ने नहीं किया होगा, लेकिन मोईद यूसुफ साहब के बयान और फिर एब्सोल्यूटली नॉट के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ़खर, लेकिन बात वही है कि मोईद यूसुफ साहब ने कोई नई बात नहीं कही है कि अमेरिका के अंडर प्रेशर हम रहते हैं, इन्फ्लुएंस है। ये बात सबको पता है और सालों से पता है, ये आज की बात नहीं है। आप ज़ाहिर है अगर आप किसी से पैसे लेते हो, चाहे उधार लेते हो या डोनेशन लेते हो, दोनों सूरतों में आप उस इंसान के या उस मुल्क के अंडर प्रेशर आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। जो अमेरिका ने हमें कहा कि जी आपने जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसमें अगर हम कहते हैं जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, जो कि हमने असल में नहीं लड़ी। हमने उधर से डॉलर पकड़े और इधर से हमने उनको मदद की कि वो जाकर अफ़गानिस्तान पे अटैक कर सकें। तो ज़ाहिर है हम इन्फ्लुएंस में थे, हम ना नहीं कर सकते थे अमेरिका को, चाहे हमने वो काम खुशी से ना किया हो, लेकिन हमने डॉलर ज़रूर पकड़े और उसी वजह से हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर था अमेरिका का और अभी भी है। क्योंकि अभी भी अगर अमेरिका हमसे कहे कि जी आप हमें जगह दें, हमने अब जो है मिलिट्री बेस बनानी है और हमने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करना है या किसी भी एक्स वाई ज़ेड किसी कंट्री के साथ कुछ करना है, तो हम ना करने की पोज़ीशन में हैं ही नहीं। वो हमसे इजाज़त नहीं माँग रहे होते, वो हमें बता रहे होते हैं। इजाज़त लेने में और बताने में बड़ा फ़र्क होता है। और खान साहब का वो एब्सोल्यूटली नॉट का जो जोक बना हुआ है कि आज तक उनको जो बाइडेन ने कॉल नहीं किया और वो अभी तक फ़ोन साथ में रख के बैठे रहते हैं कि शायद कोई उनको कॉल आ जाए। तो उनको ये समझना होगा, लोगों को भी ये समझना होगा कि हम ना करने की पोज़ीशन में नहीं हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाएँगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान समेत किसी भी गवर्नमेंट ने कभी इकोनॉमी को हमारे सीरियसली लिया ही नहीं कि हम उसके ऊपर कोई काम कर पाते हैं। हम आज भी गुलाम हैं, हम पहले भी गुलाम थे, पहले हम जो है वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब हम अमेरिका और चाइना के गुलाम हैं। हम उनके जूते साफ करते हैं तो वो हमें 2-4 रोटियाँ डाल देते हैं, जिसको लेकर हमारे जो भाई लोग हैं वो कहीं पे प्लॉट खरीद लेते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मोईद यूसुफ साहब जो बात कह रहे हैं वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जान चुका है और अच्छी बात ये है कि समझ भी चुका है। अब अगर इनको ज़रा-सी भी लोगों को शर्म होती तो 4 साल इन्होंने गुज़ारे हैं, ये कोई ट्रेड ओपन करते, ये कोई साथ वाली जितनी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, उनके साथ कोई टर्म्स बेहतर करते। अफ़गानिस्तान को भारत जो व्हीट भेजना चाह रहा था, ये उस उनके ट्रक जाने देते अगर इनको प्रॉब्लम थी तो, कि जी हिंदुस्तान के ट्रक नहीं जाएँगे तो ये अफ़गानिस्तान से कह देते यार अपने ट्रक दे दो, उनके ट्रक में कर देते अगर अपने नहीं देना या कुछ इस तरह की कहीं न कहीं से कोई रास्ता ज़रूर निकालते, जिससे हिंदुस्तान को ये कहने का मौका ना मिलता कि पाकिस्तान ने हमें ट्रक भेजने नहीं दिए, पाकिस्तान ने हमें मदद करने नहीं दी अफ़गानिस्तान की और हमें ईरान का सहारा लेना पड़ा। अब इंडिया ने सहारा ले लिया है ईरान का, ईरान के ज़रिए वो सारे काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो है इनकी जो कहना चाहिए फ़ॉरेन पॉलिसी है और जो इनकी दूसरी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो शदीद तौर पे आपको फ़ेल होती हुई नज़र आती हैं। और फिर आगे से आके बात ये करते हैं कि जी एकदम से मुल्क बदल जाएगा और 3 महीने में जो है वो हम सारे कर्ज़े भी उतार देंगे और खुशहाली भी आ जाएगी। तो मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान और उनकी पूरी कैबिनेट कौन-सा नशा करती है, इसलिए कि भंग की काश्त तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भंग से इतना तेज़ नशा होता है कि आपको सच्ची बात दिखाई ना दे और आप मुसलसल सिर्फ़ और सिर्फ़
झूठ बोलने के ऊपर जो है इनको कोई अवार्ड अगर होता दुनिया में तो अभी तक मिल चुका होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुल्क का क्या हाल किया है और आगे भी ना कोई शर्मिंदगी है, ना किसी को कोई शर्म है, ना कोई अपनी गलती मानने को तैयार है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और मैं इसी तरफ आ रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो मतलब कुछ मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा और यकीनन आप उस पे फिर बात भी करेंगी। एक तो ये है कि मेन फ़ोकस जो है वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी के ऊपर होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी तो हम फिर हमें शायद लोग जो है मतलब फिर सीरियस भी लेंगे मेबी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, इकोनॉमी के ऊपर फ़ोकस, लेकिन क्या हम करते हैं या हमने पहले किया? इसके बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात और प्लस ट्रेड करेंगे। क्या अभी हमने रिसेंटली जिस तरीके से आपने अफ़गानिस्तान को भेजने वाली गंदम का ज़िक्र किया, जो हिंदुस्तान ने नवंबर से पहले भी उन्होंने कह दिया था कि हम 50,000 मेट्रिक टन गंदम देना चाह रहे हैं और अमीर खान मुत्तकी साहब जब नवंबर में आए थे पाकिस्तान, तो वहाँ पे उनको ये खुशखबरी सुनाई गई कि भई वाघा बॉर्डर के ज़रिए ये गंदम आएगी और आपको तुरखम के ज़रिए हम हैंडओवर करेंगे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली 3-4 महीने गुज़रने के बावजूद उनको ये चीज़ नहीं की गई। तो कैसे हम माने कि भाई पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात और उसके बाद फिर ट्रेड होगी। ईरान हमारा पड़ोसी, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, चाइना हमारा पड़ोसी, ये सारे लोग हैं। एक चीज अच्छा, कश्मीर के एजेंडे की उन्होंने बात की कि कश्मीर का एजेंडा जो है वो मेन फोकस पे रहेगा, यानी 3-4 जो मेन बड़ी चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। इकोनॉमी के ऊपर आपने बात कर ली, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की अगर हम बात करते हैं आरजू, तो इस वक्त स्पेशली आफ्टर इमरान खान जो गवर्नमेंट शुरू हुई है, उसमें आपको क्या लगता है? हमारे पड़ोस के ममालिक तो छोड़ दें, जो थोड़े से दूर करके हमारे लिए मतलब थोड़ा-सा कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, उन्होंने भी अब मतलब हमसे वो जान छुड़ाते हैं, पीछे भागते हैं कि यार मतलब ये जो है ना, पता नहीं फिर कुछ माँगेंगे या फिर कुछ और मतलब अपना कोई मुद्दा लेके आए होंगे, बस इनसे जान छुड़ाओ। क्या देखती है कि क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी रखें, उनके साथ ट्रेड भी करें, जिस तरह चाइना कर रहा है? मतलब नेशनल सिक्योरिटी में बताया तो जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, या फिर ईरान के साथ या फिर अफ़गानिस्तान के साथ या फिर बाकी ममालिक के साथ? और इसके साथ-साथ हमने इकोनॉमी के ऊपर भी फ़ोकस करना है। क्या करेंगे? ये मतलब आपका टेक चाहूँगा इसके ऊपर। बिल्कुल फ़खर ये सब कुछ पॉसिबल है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जो कहना चाहिए कि इम्पॉसिबल है। अगर हम कोशिश करें और हम भारत के साथ ट्रेड करें, वैसे एक बड़ा अच्छा मौका मिला था जिससे हमारे ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हो सकते थे अगर हम हिंदुस्तान को यहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए व्हीट ले जाने देते कि ठीक है आप गंदम या मेडिसिन व्हाटएवर जो भी वो उनकी मदद करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से जा सकते तो एक बड़ा अच्छा हमारा इम्प्रेशन बनता कि जी हम अफ़गानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं और हम भारत को भी यहाँ से जाने दे रहे हैं। ज़ाहिर है उनको उनका टाइम बचता, उनके पैसे जो हैं वो बच जाते हैं, ज़्यादा खर्च हो रहे हैं ईरान के थ्रू जाने में। लेकिन हमारा जो है ना हमारे साथ वही है कि गर्दन हमने अपने सरिया डाल रखा है। हमें हर वक़्त अकड़ते रहना है, हमें हर वक़्त कॉम्पिटिशन करना है भारत के साथ और हमने जिसे कहते हैं ना कि किसी किस्म का ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएँ। क्योंकि अगर अगर हमारी ट्रेड शुरू हो गई, अगर हमारे टर्म्स बेहतर हो गए भारत के साथ, भारत को जो हमसे शिकायत है, हमने उनके ऊपर काम शुरू कर दिया, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रही कि सारी शिकायतें उनकी ठीक है, लेकिन सारी शिकायतें उनकी गलत भी नहीं है। बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जिसे मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से होता है। तो वो अगर हमने उन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया, भारत ने कह दिया कि हाँ जी, पाकिस्तान के ऊपर उन्हें भरोसा है और पाकिस्तान ने कह दिया कि उन्हें भारत पे भरोसा है और दोनों अपनी-अपनी जगह काम करके प्रोग्रेस करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, तो वो लोग जिन्हें कॉर्नर के प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें दुबई में प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें आइलैंड खरीदना होता है, उनका क्या होगा? तो उनका तो उनकी तो जैसे कहना चाहिए हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे भई क्या ज़रूरत है फिर इनको इतना बजट देने की? तो इसलिए ऐसा वो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो किसी की भी हो, इमरान खान की हो, चाहे जिस मर्ज़ी लीडर की हो, वो सिर्फ़ एक पपेट के तौर पे सामने होते हैं। पीछे से कौन चलाता है, कौन लाता है और कौन हटाता है, ये सबको मालूम है। पहले शायद लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब बच्चे-बच्चे को आप क्लास 5 के स्टूडेंट से भी पूछें तो वो आपको बता देगा। तो ये कहना कि नहीं जी बड़ी डेमोक्रेसी है और बड़ा अपनी मर्ज़ी से सारे काम हो रहे होते हैं, ये सब कुछ गलत है और ज़ाहिर है वो लोग नहीं चाहते
کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو ہے لوگ سکون سے رہیں اور کوئی اس طرح کی ٹینشن نہ ہو، بارڈر ڈسپیوٹ نہ ہو اور ٹریڈ شروع ہو جائے، آنا جانا شروع ہو جائے. کیوں نہ ہو؟ ویسے عام لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہو، کیونکہ ایک جیسی زبان بولتے ہیں، ایک جیسے لباس پہنتے ہیں، ایک طرح کے باتیں کرتے ہیں، کھانے ہمارے ایک جیسے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک طرح کی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے، تو آپ کو ان کے ساتھ اچھے سے رہنا ہوگا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو یا چائنا یا کوئی بھی ایسی کنٹری جس کا بارڈر آپ سے لگتا ہو. لیکن یہاں سے ایسا ہونے نہیں دیا جاتا، اور اس کی آبویسلی بہت بڑی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ سبھی لوگ جانتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ایسا ہونے دیں گے. لیکن اگر ان میں کوئی نہ کوئی گروپ ایسا ضرور ہوگا، ہر جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پہ چاہے فوج ہو یا گورنمنٹ ہو، ان میں دو گروپس ضرور بنے ہوتے ہیں. تو ایک گروپ ضرور ایسا ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا کہ یہ تعلقات بہتر ہو جائے، جو شکایتیں ہیں وہ دور کی جائے. جس دن وہ گروپ پاورفل ہو گیا، اس میں جو ہے وہ ممبرز بڑھ گئے اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی جو ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو کی بیس پہ ایکسیپٹ کریں گے، اس دن یہ پاسبل ہو جائے گا. اور اس کے لیے ہمیں بات کرتے رہنا پڑے گی، ہمیں کہتے رہنا ہوگا، آواز اپنی بلند رکھنی ہوگی تاکہ یہ آواز وہاں تک جائے اور لوگوں کو لگے کہ عام پبلک بھی جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، سکون سے رہنا چاہتی ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتی. تو ان کو یہ جو ہم ایک دوسرے کی کنٹری میں انٹرفیئر کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے سے تو بہت سے لوگ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں، تو اس چیز کو روکیں گے، ٹریڈ شروع کریں گے، ٹورزم کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں ٹورزم کے لیے لوگ آنا جانا شروع کریں گے. یہ چیزیں قابو میں آ جائیں گی. لیکن اس کے لیے وہی میں کہوں گی کہ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں، جو لوگ اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی تعداد بڑھانی ہوگی، تب یہ ممکن ہوگا. بالکل، آپ کی یہ والی بات میں ایگری ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم بہتر تعلقات نہیں رکھتے تو مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یقیناً آپ کی پہلی پریورٹی جو ہوتی ہے، کچھ لینے کی ہو یا کچھ دینے کی ہو، آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے مطلب سینٹرل ایشیا میں کیا امپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یا پھر امریکہ یا لندن، یا آپ کو وہاں سے اگر قریب سے اویلیبل چیزیں نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر یقیناً آپ کسی اور ملک کو کرتے. پہلے جو قریب آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایزی ہوتی ہے، لینگویجز ہیں، مطلب آنا جانا ہے، یہ سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح. ایک آخری سوال نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے، کشمیر کا مدعا. کشمیر کے مدعے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کو اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ اٹھاتے رہیں. لیکن کیا اس وقت کشمیری کو یا کشمیر کے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے دبئی وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کرنے جا رہا ہے، یا باقی اگر یقیناً اگر دبئی جائے گا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنی بات کی تھی کہ پھر باقی ممالک کے لیے بھی یہ ہوگا کہ یار ٹھیک ہے، اگر دبئی جا رہا ہے تو مطلب وی شوڈ گو اوور دیئر، ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ رسک کم ہے، وہاں پہ حالات بہتر ہیں. اس لیے اگر وہ جا رہے ہیں وہ لوگ تو ہمیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ یو اے ای کو لوگ فالو کرتے ہیں دنیا میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ ہماری جو پالیسی ہے، حالانکہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس پہ میں ویڈیو کر چکا ہوں اپنی سولو، کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کشمیر کی پالیسی ہو یا ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کی پالیسی ہو، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ ہم نے اس مدعے کو زندہ رکھنا ہے. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کیونکہ دبئی جیسا ملک اگر کل کو سعودی عربیہ چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس پھر کون سے آپشن بچتے ہیں اس مدعے کو زندہ رکھنے کے لیے؟ اور یہ پاسبل رہے گا آئندہ اگر 5 ایئرز کی اگر ہم بات کر لیں، ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا اس کو زندہ رکھنا؟ دیکھیں فخر، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے، ہمیں بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ بھارت بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اگر انہوں نے یو اے ای والوں کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ وہ وہاں پہ مال بنائیں اور وہاں پہ دوسری چیزیں، ان کے ایئرپورٹس ان کے جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے بہت ساری چیزیں. ہمارے یہاں تو ایک ہاسپٹل نہیں ہے جو پراپر طریقے سے وہاں پہ لوگ جا سکیں یا کوئی اپنا علاج کروا سکیں. ہر کسی کو راولپنڈی یا اسلام آباد آنا پڑتا ہے. ہمارے پاس وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں. میں تو آپ جانتے ہیں کہ 3 سال پہلے شاید جا بھی چکی ہوں. 3 سال ہو گئے، ہاں 3 سال پہلے میں گئی بھی تھی، اور وہاں پہ نہ
تو इंटरनेट काम कर रहा था, बल्कि उसके लिए तो हमने बाकायदा हमें एक कंपनी ने कॉन्टैक्ट किया था, जिस पे हमने एक वीडियो बनाई थी कि जी वहाँ पे इंटरनेट के टावर्स नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स के, और ये सारी परेशानियाँ वहाँ पर हैं। आपको अगर किसी को अट्रैक्ट करना हो कि वहाँ पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, वहाँ पे लोग बड़े तंग हैं, तो आपके अपनी साइड की तरफ जो कश्मीर आपके पास है, आपको उसको जो है वो न्यूज़ीलैंड, या जिसे कहना चाहिए कि यूरोप जैसा बनाना होगा कि वहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए आएँ, वहाँ पे भी मॉल्स बने, वहाँ की भी रोड्स अच्छी हों, वहाँ पर इंटरनेट काम करे, वहाँ पे मोबाइल टावर्स हों, और सबसे बढ़कर हॉस्पिटल, ये मैं नहीं कह रही, है वो लोग कह रहे हैं जो यहाँ के कश्मीर में रहते हैं और यहाँ के लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तो हॉस्पिटल तक नहीं है, एयरपोर्ट वहाँ यहाँ का नहीं चलता। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बस दूसरे के ऊपर सिर्फ बातें बनाने से कोई काम होगा नहीं। भारत बहुत अच्छे से इस तरह से मैनेज कर रहा है कि वो अपने यहाँ के कश्मीर, जो उनके पास कश्मीर है फिलहाल, उसको वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, वहां पे टूरिज्म होनी शुरू हो जाएगी, लोग उनका साथ देंगे। और आप बताइए, जब यूएई और सऊदी अरब या दूसरी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं ओआईसी की, अगर वो जाकर और वहाँ के कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेंगी, तो जब ये यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा? इनके तो वो एक देंगे चपेड़ कान के नीचे और कहेंगे निकलो इधर से। इसलिए कि ये जाएंगे, ये पैसे मांगेंगे, पहला काम तो जो खान साहब का है, तो वो पहले वो पैसे मांगेंगे और उसके बाद ये कहेंगे जी कश्मीर के लिए आप हमारा साथ दें। वो कहेंगे अच्छा कौन सा कश्मीर, जहाँ पे हमने जो है मॉल्स बनाए हैं, जहाँ हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जहाँ के हम एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, या जो भी जगह उन्होंने और मजीद जैसे डेवलप करते जाएंगे, तो उसके बाद ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी हमारा साथ नहीं देना। हमारी जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या खाते हैं जो इनके दिमाग काम ही नहीं करते, और ये देख कर भी नहीं सीखते। चलो मैं तो कहती हूँ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने दुश्मन से भी सीख लेते हैं। तो अगर हम दुश्मन मानते हैं भारत को, जो कि हमारे यहाँ एक सर्वे आ भी चुका है कि हमारे मेजोरिटी यूथ जो है वो नहीं मानती क्या जो भारत है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी जो लोग ये चूरन बेच रहे हैं दुश्मनी वाला, अगर वो भी सिर्फ थोड़ा सा स्टडी कर लें कि भारत क्या कर रहा है, तो उनको अक्ल आ जाएगी कि जी हम भी डेवलपमेंट करें, हम भी थोड़ा यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करें, यहाँ पे हम भी मॉल बने, यहाँ भी लोगों को ऐसी चीजें दिखें कि हम कोई ख्याल करें। हमने तो यहाँ जंगल बना रखा है, और हम बात ये कर रहे हैं कि जी कश्मीर को हम हर जगह कश्मीर की बात करेंगे। क्यों जी, आप क्या है, खुदाई फौजदार हैं क्या हैं आप? पहले यहाँ के कश्मीर की बात तो कर लें। यहाँ का जो कश्मीर है उसमें आपने कौन से झंडे गाड़ दिए, कौन से आपने वहां पे डेवलपमेंट कर दिए, जो आप दूसरे कश्मीर की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरज़ू, बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल में बात की उन सारे इश्यूज़ पे जो हमारे आज के शो का हिस्सा थे, और यकीनन व्यूअर्स आपने देखा मतलब हमारी डिबेट को, इस डिबेट में डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और डिबेट में। फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।